असलकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मींस हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। पहले समझते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होता क्या है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया। जैसे कि मैंने आपको कहा है, अकाउंटिंग को कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस खुद लोगों के साथ बात नहीं करता, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओर लोगों के साथ बातें करता है। बोलता है मुझ में इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, ये मेरी एसेट्स है, ये मेरी लाइबिलिटीज़। मींस अपना पोजीशन ये पूरा डिस्क्लोज करता है अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ज़रिए। अब इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कुछ होना लाजमी है ताकि लोग इस पर भरोसा करें। वो क्या चीज़ें हैं, उन्हें कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पेशली 4 आते हैं। इसमें 4 ही डिस्क्लोज किए गए हैं। पहला जो है वो है रिलायबिलिटी, जो दूसरा है वो रेलिवेंस है, जो तीसरा है वो अंडरस्टैंडेबिलिटी है, और जो चौथा है वो कंपैरेबिलिटी है। मींस हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सब कुछ होना बहुत लाजमी है ताकि लोग उन पे भरोसा करें। वरना कोई भी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करेगा, वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन उसमें देगा, लोग मिसलीड हो जाएंगे, उनके मतलब जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके डिसीजंस गलत होंगे, वो फ्रॉड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। तो बहुत बड़ा चीट है ये पब्लिक के साथ। इसीलिए कुछ चीज़ें रखी गई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साउंड बनाने के लिए, उनको सॉलिड बनाने के लिए, उनकी वैलिडिटी को इम्प्रूव करने के लिए। उनमें ये सब चीज़ें बहुत होना ज़रूरी, लाजमी होना है। तो पहले पढ़ते हैं रिलायबिलिटी को। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है रिलायबिलिटी, पहला जो है दैट्स रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या होता है इसे समझते हैं। मीन्स ट्रस्ट करना, फेथफुलनेस। आपको कैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ट्रस्ट होगा, उसके लिए कुछ चीज़ें होगी। जो भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करती हैं, उन पब्लिक का उस पर ट्रस्ट होना लाजमी है। अगर वो ट्रस्ट नहीं करेगी तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे वो लोग। अब ट्रस्ट के लिए क्या चीज़ें हम देखेंगे कि ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग नहीं है, इनमें सच्चाई बयान की गई है। उसमें जैसे हैं जो भी इन्होंने डेटा कैन बी चेकड, जो भी इन्होंने डेटा रिकॉर्ड किया होगा अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट में पब्लिश किया होगा, जो भी वहाँ पे इन्होंने डेटा रिकॉर्ड किया होगा। फॉर एग्जांपल हमारी इतनी सेल्स हैं, हमारे इतने एसेट्स हैं, जो भी इन्होंने मेंशन किया होगा वो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। मींस अगर कोई भी इनको कहेगा आपके पास इतने एसेट्स हैं, 50 करोड़ के एसेट्स आपके पास हैं, चलिए हमें दिखाएं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड भी हैं कि नहीं। क्या पता इन्होंने झूठ में ही लिखा होगा ऐसे ही। अगर इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड है, मींस वहाँ पे साउंडनेस है, फिर झूठ नहीं कह रहे हैं। अब जब रिकॉर्ड होंगे इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दूसरी बात है कि वह वो वेरीफाइबल होने चाहिए। वेरीफाइबल अब समझाती हूँ, मीन सोर्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल है, मैं समझाती हूँ। मिस्टर ए है ना, इसके पास एक मोबाइल है, इसका कॉस्ट जो है वो है 20,000। मिस्टर ए बोलता है ये मोबाइल मेरा है। मैं कहती हूँ नहीं, ये मोबाइल आपका नहीं हो सकता, और इसने मुझे वहाँ से बिल दिखाई, जहाँ से इसने ख़रीदा उसने उसको बिल दी है, मिस्टर ए के नाम पे बिल हैं, उसको लिख के है मोबाइल कॉस्टिंग 20,000, ये इसने पेमेंट भी की है। अब मैं कह सकती हूँ कि ये मोबाइल मिस्टर ए का नहीं है? नहीं कह सकती। मतलब अब मुझे ना कहने का कोई जवाज़ ही नहीं रहा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ना, ये मोबाइल मिस्टर ए ने सच में लाया हुआ है। वैसे ही जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की होगी, जो भी हमारा एसेट्स होगा, हमारी प्रॉपर्टी होगी, हमारी सेल्स होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर उसमें हमारा बिल्स भी हैं, हमारे बिजनेस में उसकी बिल्स भी हैं, अगर कल को गवर्नमेंट बोलेगी ज़रा हमें दिखाओ इनकी बिल्स दिखाओ, आपके पास ये सच है कि नहीं, जब हम बिल्स दिखाएंगे यानी कि वो वेरीफाइबल हैं, अब हमें कोई नहीं कह सकता नहीं आपने झूठ बोला।
इसीलिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स बैकअप करती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, इसकी साउंडनेस को बढ़ाती हैं। तीसरी बात है रिलायबिलिटी के लिए ये फ्री फ्रॉम एरर होने चाहिए। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, जो भी हमने डेटा, जो भी हमने पब्लिश किया लोगों के सामने, वो सारा इंफॉर्मेशन फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए। अब मतलब क्या, मतलब अगर हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग में कुछ गलतियां हुई होगी, एरर ऑफ ओमिशन हो, एरर ऑफ कमीशन हो, जो भी एरर हुआ होगा वो हमें पहले ही चेक करना है, हमें पहले ही चेक आउट उसे करना है, उसे पहले ही ठीक करना है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करना है। वरना हम कहेंगे हाय हाय हमसे मिस्टेक हो गया, अब हम ठीक करेंगे, ऐसी बात नहीं होती है। आपको पहले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको आपको बिल्कुल चेक करना होता है कि ये ठीक है कि नहीं, ये एरर फ्री है कि नहीं। जब ये एरर फ्री होंगे तब आप इनको पब्लिश करेंगे। मीन्स पूरी तरह से आपको ध्यान रखना होता है। जब ये चीज़ें होगी, डेटा कैन बी चेक्ड, वेरीफाइबल होगा, फ्री फ्रॉम एरर होगा, तो करेंगे ना उस पर सारे भरोसा। इसे ही कहते हैं रिलायबिलिटी। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पे, वो है रेलेवेंस। अब इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा ये इंफॉर्मेशन है हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब जो भी यूज़र है ना अकाउंटिंग का, हर एक यूज़र की अपनी अपनी नीड होती हैं, डिफरेंट नीड्स होती हैं। हर एक यूज़र की अपनी अपनी नीड होती है। अब समझाऊंगी किसकी क्या नीड है। जो भी हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, जो यूज़र जिस नीड के लिए इसे पढ़ता होगा उसे वो मिलना चाहिए इसमें। समझाऊंगी। जैसे एक कंपनी है, उसको बैंक से लोन लेना है, किसी भी बैंक से इसको 50 करोड़ का लोन उठाना है, 50 करोड़ का लोन उठाना है। अब बैंक को क्या चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब बैंक ऐसी थोड़ी ना किसी को लोन देता है। आप भी जाएंगे बैंक के पास, हमें लोन दीजिए, आपको लगता है वो आपको ऐसे ही देंगे। पहले वो आपको देखेंगे घर में कितनी प्रॉपर्टी है, आप करते क्या हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप बिजनेसमैन हैं, क्या आपकी साउंडनेस है, क्या आप हमें रीपे कर सकते हो कि नहीं। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अब एक कंपनी को लोन लेना है 50 करोड़ बैंक से। जब इसको बैंक से लोन लेना है, बैंक इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मांगेगा। मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है। जब बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, वो क्या वहाँ पे देखेगा, इसका प्रॉफिट क्या है, ये कितना कमा रही है, इसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके एसेट्स कितने हैं, इसकी लाइबिलिटीज़ कितने हैं। क्या पता कंपनी के पास खुद खाली नेटवर्थ 10 करोड़ की हो और वो 50 करोड़ का लोन उठाना चाहती हो। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। कैसे वो कल रिपे करेगी जब उसमें उतनी साउंडनेस ही नहीं है, उसके पास उतना कुछ है ही नहीं, वो कैसे रिपे इतना करेगी। चलो अगर 40 करोड़ हैं, 35 करोड़ हैं, 45 करोड़ हैं, फिर भी ठीक है, फिर भी बैंक दे सकता है लोन। लेकिन जब आप 10 करोड़ ही हैं, वहाँ से वो 50, 100, 150 करोड़ का लोन उठा रही हैं, थोड़ी ना इसको बैंक देगा। मीन्स बैंक के लिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है ना, इसके लिए है प्रॉफिट और बैलेंस शीट को देखना, फिनेंशियल पोजीशन को देखना। इस बेसिस को चेक करके ये लोन को सैंक्शन करेगा। आया समझ में। ये हुई बैंक की नीड। अब मैं समझाऊंगी आपको दूसरा भी यूज़र है, ये भी यूज़र है। बैंक भी यूज़र था, ये भी बैंक भी यूज़र था, ये इन्वेस्टर भी यूज़र है। अब है मिस्टर ए, एक आम बंदा है, इसको कंपनी में इन्वेस्ट करना है। हाँ, ये भी बोलता है मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करूँगा। अब इसे क्यों चेक करना है, इसे क्या देखना है, इसको भी देखना है फिनेंशियल पोजीशन को, एसेट्स कितने हैं ना। इसका मेन इंटरेस्ट जो है ना, वो है डिविडेंड और इंटरेस्ट रेट में। डिविडेंड कितना देती है ये कंपनी और प्रॉफिट, ये तीन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेगा, डिविडेंड, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर इसका इतना प्रॉफिट है, ये कितना डिविडेंड पे कर रही है, अगर इसका इतना प्रॉफिट, ये कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है। आपको आया समझ में। बैंक के लिए ज़रूरी था ये प्रॉपर्टी को ज़्यादा देखें, क्या बैकअप है कंपनी का, ये रीपे कर सके कल को लोन। लेकिन इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो डिविडेंड रेट क्या दे रहा है, वो इंटरेस्ट रेट डिबेंचर्स पे क्या दे रहा है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी इन्वेस्टर मिस्टर ए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, वहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए कि हमारी डिविडेंड रेट ये है, हमारी इंटरेस्ट रेट ये है, हम इस पे इतना पे कर रहे हैं। आपको आया समझ में। इसीलिए कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होने चाहिए।
जो भी यूज़र्स हैं उनको अपने हिसाब से वो सारा इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास कोई इन्वेस्टर आएगा, आप उसको आपका प्रॉफिट देखना है, डिविडेंड रेट देखना है, इंटरेस्ट रेट देखना, आप कुछ और ही दिखा रहे हैं, आप उसको कॉस्ट स्टेटमेंट्स दिखा रहे हो, हम कितना कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, उसको इसके साथ कुछ नहीं है, उसको इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड के साथ है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मीन्स हर एक यूज़र की अपनी अपनी नीड होती है, तो उसी के हिसाब से कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने अपने यूज़र के लिए रेलिवेंट होनी चाहिए। हुआ ये पॉइंट। अब हम देखेंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो तीसरा पॉइंट है ना, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये है, जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो सिंपल मैनर में होनी चाहिए, सो दैट यूजर्स कैन इंटरप्रेट इट ईजली। क्या मतलब है इसका मतलब है जो भी हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करते हैं उनमें कुछ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो रफ एंड टफ नहीं होनी चाहिए कि कोई उसको समझेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ज़रूर कंपनी को छुपा रही है, वो इतना रफ एंड टफ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश कर रही हैं, ज़रूर वो कुछ फ्रॉड्स छुपा रही हैं जो वो पब्लिक को नहीं डिस्क्लोज कर रही हैं। वो कहती हैं पब्लिक मिसलीड हो जाएगा, हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, हमें पैसा आएगा, हमें क्या है पब्लिक के साथ। नहीं, हमारी जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है वो कहते हैं कि अंडरस्टैंडेबिलिटी होना बहुत लाजमी है, वरना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साउंड नहीं है, इनमें ज़रूर कुछ गड़बड़ी है। जिसको भी अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन है ना, वो इन्हें ज़रूर समझना चाहिए। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होने के बाद भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट साउंड नहीं है, आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते, इनकी वैलिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी इससे। इसीलिए जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में जैसा कहा गया वैसा ही पब्लिश करें। और फिर अगर हम देखेंगे चौथा जो है, दैट्स कंपैरेबिलिटी मीन्स हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ना, वो ऐसे होने चाहिए कि हम कंपेयर कर सकें। हाँ, हम कंपेयर कर सकें। क्या कंपेयर करना है? जैसे इंट्रा कंपैरिजन होता है, एक कंपनी को अपनी कंपनी के साथ ही, मतलब अपने आप के साथ ही कंपेयर करना है। समझाऊंगी कैसे। जैसे ये 2018 है, ये 2019 है, इस ईयर का प्रॉफिट देखेगी और इस ईयर का प्रॉफिट देखेगी, या कोई भी इन्वेस्टर देखेगा 2008 में क्या प्रॉफिट था, 2019 में क्या, 2020 में क्या प्रॉफिट है, तो लगा रहे हैं ना कंपैरिजन एक ही कंपनी का, कंपनी सी है। हाँ, मीन्स अब कैसे हमें पता चलेगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्होंने पब्लिश किया, हमें इस साल का प्रॉफिट तो देख ही है, हमें कैसे पता चलेगा पिछले साल क्या था, इससे पहले क्या था। अकाउंटिंग की गाइडलाइंस हैं कि जो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई भी कंपनी पब्लिश करती हैं, इसको चाहिए प्रोवाइड कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसीडिंग पीरियड्स। इसको चाहिए कि थोड़ा सा ओवरव्यू दे, नीचे फुट नोट में ही कहीं जगह बनाए, फुट नोट में ही रखे अपना रिकॉर्ड, ओवरव्यू दे अपने पिछले जो इसकी प्रीवियस ईयर्स उनका थोड़ा रिकॉर्ड दें। हमारा प्रॉफिट 2018 में इतना था, 19 में इतना है, 20 में इतना है, अब 21 का ये है। आई एम साइटिंग एन एग्जाम्पल हियर। ऐसे ही इसको थोड़ा देखना है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ऐसा था, इस बारी ऐसा है। मीन्स इसको थोड़ा डिस्क्लोज करना होता है प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को, ताकि हम कंपैरिजन लगा सकें कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस ट्रेंडिंग क्या है, इसका ट्रेंड क्या है परफॉर्मेंस का, ये ऊपर परफॉर्मेंस जा रही है कि ये ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर नीचे। मीन्स ये कंपनी ठीक नहीं है। चलो एक बारी नीचे, या सॉरी यहाँ पे एक बारी नीचे या दो बारी नीचे, ये तो नीचे जा रही है, मतलब डिक्रीज़ हो रही है परफॉर्मेंस। इसीलिए कंपनी को चाहिए जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करें, ये ओवरव्यू दे थोड़ा पास्ट इंफॉर्मेशन का, ताकि लोग इसकी परफॉर्मेंस ट्रेंड को जान सकें, ये कहाँ जा रही है, दिन ब दिन इम्प्रूव कर रही है कि नहीं, इसकी परफॉर्मेंस में गिरावट आ रहा है। आपको आया समझ में? एक तो हम एक कंपनी को उसकी
उसी की मतलब परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। और दूसरा होता है इंटर कंपैरिजन, मींस कंपनी ए को हम कंपनी सी के साथ कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? इस कंपनी का भी इस टाइम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में है, कंपनी ए का भी और कंपनी सी का भी, दोनों का फिनेंशियल स्टेटमेंट साथ में है। हम देख रहे हैं, हम थोड़ा रिलेट कर रहे हैं, इसकी मतलब ट्रेंड क्या है, इसका प्रॉफिट कितना है, इसकी पोजीशनिंग क्या है, इसकी पोजीशनिंग क्या है। आपको आ रहा है समझ में? तो कंपैरिजन से हमें परफॉर्मेंस ट्रेंड समझ आती हैं कि ये कंपनी कहाँ जा रही है, या बाकी जितनी कंपनीज हैं कंट्री में या आउटसाइड द कंट्री जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं, हम उनका कंपैरिजन लगा सकते हैं उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रिए से। होप आपको आया होगा समझ में। तो आप इसको हमेशा याद रखें, जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है इसमें बहुत ज़रूरी हैं रिलायबिलिटी हो, रेलेवेंस हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, कंपैरेबिलिटी हो। जब ये सारी चीज़ें, ये चारों चीज़ें एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या हम कहेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में होंगे तो हमारी साउंडनेस बहुत बढ़ जाती हैं, इनकी वैलिडिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती हैं। लोग इस पे बहुत बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और उस कंपनी में वो हमेशा फिर इन्वेस्ट करते रहते हैं। लास्ट में आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।